स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक और नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट या कहें सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आमतौर पर फिजियोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करीब करीब लगभग एक दूसरे से विपरीत सी प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके लाइट एनर्जी में एटीपी निर्माण किए जाते हैं, फिर उन ऊर्जा से अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके शर्करा ग्लूकोज बना देते हैं। तो वो एक निर्माणकारी कार्य है जिसको हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और वो काम सिर्फ पौधों द्वारा और वो भी उसके हरे भागों द्वारा होता है। निश्चित रूप से वो एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन, हमें एनसीईआरटी में चैप्टर इसी नाम से दिया है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आगे चल करके इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी लिखती है, कोशिकीय श्वसन। एक्चुअली क्या है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं और फिर हम जंतुओं में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। इसीलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहना ज्यादा उचित हो जाता है। देखिए, एक जो आप जूलॉजी में, फिजियोलॉजी में जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं वो वास्तव में आपके श्वसन में एक तरह से मदद कर रहा है। वो उन विभिन्न अंगों के बारे में बता रहा है जिससे जंतु बाहर उपस्थित हवा को ले लेता है, सांस लेता है, ब्रीदिंग। वास्तव में क्या कर रहा है? ब्रीदिंग कर रहा है। फेफड़ों में हवा भरी, फिर वो ब्लड में चली गई, वहां से कोशिका तक पहुंचाई ऑक्सीजन को। तो एक तरह से बाहर उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के भीतर लेकर रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाना, ये कार्य एक तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इसमें आपका परिसंचरण, ब्लड भी काम आ रहा है। लेकिन ये केवल एक तरह से बस कोशिका को ले जाके ऑक्सीजन दे दी हमने, ठीक है। अब कोशिका ने उस ऑक्सीजन को लिया और उसने अपने श्वसनी क्रियाधार या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके एटीपी बनाया और उस एटीपी से फिर उसने अपने विभिन्न कार्य किए। ये जो काम जो कोशिका के अंदर हुआ, ये है वास्तव में श्वसन। उसी को हम कह रहे हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिका के अंदर होता है ये काम। और जो श्वसन तंत्र आप जंतुओं में पढ़ते हो वो एक तरह से ब्रीदिंग के पार्ट को समझाता है कि हम बाहर से हवा कोशिका तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहां बेसिकली श्वसन की बात की जाएगी, कोशिकीय श्वसन की, कि कोशिका में किस तरह से कोशिका ये श्वसन होता है, उसकी पूरी क्रियाविधि क्या है। श्वसन नाम, ये रेस्पिरेशन नाम जो है, आप देखेंगे रेस्पिरेशन नाम ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने पहली बार यूज किया। हिंदी में हम इसको श्वसन कहते हैं। श्वसन की एक खास बात ध्यान रखना, जीवों द्वारा श्वसन करना एक जैविक कार्य माना जाता है, वाइटल प्रोसेस मानते हैं। आप देखिए, हम जब सजीव और निर्जीव का अंतर करते हैं तो अंतरों में एक अंतर लिखा जाता है कि सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं कर पाते। श्वसन को जिंदा रहने का एक सबूत माना जाता है कि अगर जीव श्वसन कर रहा है मतलब वो जिंदा है। हम देखते हैं जैसे नाड़ी देख करके और ब्रीदिंग देख के अंदाजा लगाते, तो ब्रीदिंग क्या आगे जाके श्वसन ही तो है, ठीक है। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया तो फोटोसिंथेसिस भी है, साथ में इसको इंग्लिश में वाइटल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सजीव प्रक्रिया, जैविक के साथ साथ क्या कह सकते हो, सजीव, केवल सजीवों द्वारा ही होती है, ठीक है। और सजीव निर्जीव का भेद करने में ये काम आती है। ये एक वाइटल प्रोसेस है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। ये शरीर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें हमारी कोशिकाएं जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ती है, सरल अणुओं में तोड़ती है, उसका ऑक्सीकरण करती है। और जब आप ऑक्सीकरण करते हो और पदार्थों को तोड़ते हो, बंध टूटते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को फिर वो एटीपी नाम की ऊर्जा मुद्रा में बदल देती है या उसमें संचित कर लेती है और फिर उस एटीपी का उपयोग जहां हमें जरूरत होती है वहां हम करते हैं। कोशिका में और शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो इसी तरह से आती है। तो श्वसन में बेसिकली ये वास्तव में एक तोड़ने का कार्य। मैंने आपको कहा था कोशिका में दो ही प्रकार के काम होते हैं, संश्लेषण का कार्य या फिर विघटन का कार्य। जैसे फोटोसिंथेसिस संश्लेषणात्मक कार्य है तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। और आमतौर पर जब आप कोई चीज बनाते हैं, संश्लेषण करते हैं तो ऊर्जा लगती है,
तो उसमें ऊर्जा लगती है। और फोटोसिंथेसिस में जो ऊर्जा लगती है वो हम कहाँ से लाते हैं? वो हम सूर्य के प्रकाश से लाते हैं। ठीक है। और दूसरा कार्य है विघटनकारी, जहां किसी बड़े जटिल अणु को तोड़कर सरल अणुओं में बदला जाएगा। जब आप तोड़फोड़ करते हैं, बंध तोड़ते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है और इस कार्य को कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो इसका मतलब श्वसन जो है एक कैटाबोलिक प्रक्रिया होगी, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। ध्यान दीजिएगा बात को, जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण और विघटन होकर के सरल यौगिकों का निर्माण होगा और अच्छी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी। जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, उससे वो तोड़े जाएंगे, विघटित किए जाएंगे और सरल यौगिकों में बदले जाएंगे और यहाँ पर अच्छी खासी ऊर्जा भी मुक्त होगी और हम इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो रेस्पिरेशन बहुत बेसिक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्य है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही जरूरी श्वसन भी है। ठीक है। पौधे फोटोसिंथेसिस से सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन निर्माण कर लेते हैं, लेकिन खाली भोजन लेके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आप उस भोजन का उपयोग करोगे अपने कार्यों को निपटाने के लिए। तो भोजन कैसे काम करेगा? हम उस भोजन का विघटन करके अब उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। पौधा तो किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश से। हम जो है अपने भोजन का ऑक्सीकरण करेंगे, उसको तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उस ऊर्जा से हम अपने समस्त जैविक कार्य निपटाएंगे। इसलिए श्वसन जो कि कैटाबोलिक प्रोसेस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्य हुआ। ठीक है। श्वसन को अगर मैं 2-3 शब्दों में कहूं तो मैंने आपको जैसा बताया कि कैटाबोलिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है एवं ऑक्सीडेटिव। भोजन का विघटन हो रहा है, कैटाबोलिज्म। ऑक्सीकरण से विघटन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव भी है। और एक्सर्गोनिक उसको कहते हैं जो ऊर्जा मुक्त करता है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या बोलते हैं कि वो एनाबोलिक है, एंडरगोनिक है और ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस। वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है? ये कैटाबोलिक है, एक्सर्गोनिक है, ये ऊर्जा मुक्त करता है, वो ऊर्जा ग्रहण करता है, ये मुक्त करता है। और ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अगर मैं पूरे श्वसन को एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहूं तो जैसे हमारा श्वसनी क्रियाधार मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज। ठीक है। तो उस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, ये 6CO2 6H2O बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये एक जनरल इक्वेशन है। आप अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस से लगभग उल्टा काम। वहां क्या आ रहा था? 6CO2 प्लस 12, वो बैलेंस्ड वे में लिखा था 12H2O और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी थी। यहाँ रिवर्स है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन से और CO2 और H2O में मुक्त बना रहे हैं और ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है, ये यूं ही मुक्त नहीं हो जाती है। इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं? ATP निर्माण करते हैं और यही ATP हमारे विभिन्न कार्यों में यूज होंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया? ग्लूकोज से ऊर्जा निकाली और एक ऐसे रूप में हमने बांध दी उसको जिसको हम तुरंत काम में ले सकते हैं। ग्लूकोज से भी तुरंत ऊर्जा नहीं निकाल पाते, हो इमीडिएट एकदम से ऊर्जा चाहिए तो ATP, एक फास्फेट तोड़ा और ऊर्जा निकल गई। तो हम इसकी ऊर्जा से ATP बना लेते हैं। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा मैंने फोटोसिंथेसिस के साथ कोरिलेट किया इसको। श्वसन का प्रोसेस एक विघटनकारी कार्य है, एक कैटाबोलिक कार्य है, एक ऑक्सीडेटिव कार्य है जो बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों में बंद ऊर्जा को मुक्त करता है और यह ऊर्जा हम ATP के रूप में रख लेते हैं जिससे हम तुरंत इसको काम में ले सकें। ठीक है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये एक वाइटल जैविक कार्य है, ध्यान रखना। जिंदा होने की निशानी माना जाता है कि कोई जीव जीवित है तो वो रेस्पिरेशन जरूर करेगा। हमेशा केवल सजीव कोशिकाओं द्वारा ही ये होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की तुलना में मैं कुछ और बातें देखूं तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। देखिए कि क्या होता है। ये जैसे वृहद यौगिक हैं, कोई बड़े कंपाउंड हैं जैसे कि मान लो ग्लूकोज, और छोटे यौगिक हैं CO2 और H2O, सरल यौगिक। तो होता क्या है? सरल यौगिकों से वृहद बड़े यौगिक बनाना, निर्माण का ये कार्य क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और इन वृहद यौगिकों को तोड़ करके वापस सरल यौगिकों में बनाना, ये कार्य क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। इसमें ऊर्जा लगेगी तो ये एंडरगोनिक है, निर्माण हो रहा है एनाबोलिक है। ये इसमें ऊर्जा मुक्त होगी, ये एक्सर्गोनिक है, विघटन हो रहा है कैटाबोलिज्म। समझ में आई बात? तो ये यूं चक्र चलता है पूरा। ओके। अब फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा
लाइट ऊर्जा ये ले रहा है, इससे पहले वो क्या बना रहा है, एटीपी NADPH2, याद है लाइट रिएक्शन ये बनाता है, और फिर इसका उपयोग करता है वो ग्लूकोज के निर्माण में, ये वही ग्लूकोज बन गया। ठीक है, लाइट एनर्जी से पहले एटीपी वगैरह बनाए और फिर उससे ग्लूकोज का संश्लेषण किया। इधर क्या हो रहा है, श्वसन एक्सर्गोनी के ये क्या कर रहा है, यहां पर इसके अंदर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का विघटन हो रहा है और विघटन होने से CO2 H2O बन रहे हैं और साथ में यहाँ ऊर्जा निकल रही है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में काम आ रही है। अब बड़ी मजे की बात देखिए, लाइट एनर्जी से एटीपी बनाया, फिर उससे ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का विघटन किया, फिर वापस उससे एटीपी बनाया। तो अरे भाई, जब एटीपी ही बनाना था अंत में कुल मिलाकर, ये अब हमारे काम आएगा। तो ये एटीपी बनाना था, तो भाई साहब लाइट एनर्जी ने भी तो एटीपी, इसी को काम में ले लो ना। इतना लंबा बीच में ग्लूकोज लाने की कहां जरूरत थी? जरूरत है। फोटोसिंथेसिस से भी लाइट एनर्जी से एटीपी बनेगा। ठीक है, एटीपी को हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं और फिर उस एटीपी से ग्लूकोज बना। देखिए, एटीपी का न तो आप संग्रहण कर सकते हो, मतलब स्टोरेज नहीं होता, न उसका कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन होता है। अगर लाइट एनर्जी के एटीपी को अपन सोचे कि उन्हीं को ही काम में ले लो ना, फिर इतना फिर श्वसन वगैरह करने की क्या जरूरत है? ऐसा हो नहीं सकता। लाइट एनर्जी से जो एटीपी बन रहा है, पहली बात तो देखिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ हरित लवक के अंदर हो रहा है, पौधे के हरे भागों में। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस केवल सीमित क्षेत्र हरे भागों में होता है, वो भी पौधों में। लेकिन श्वसन तो पौधा, जंतु, किसी भी प्रकार का जीव हो, समस्त जीवों में पाया जाएगा। श्वसन का ये कार्य जो है, ये समस्त जीवों में होता है, ये खास बात है, इसीलिए इसको जैविक कार्य कह रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस केवल निर्धारित जगहों पर है। मान लो वहां एटीपी बना, तब उन एटीपी को बाकी सारे जीवों तक कैसे पहुंचाओगे? इवन पौधा खुद भी हरे भागों में मान लो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, लेकिन पौधे के कई भाग ऐसे भी तो हैं जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। अब क्या वो एटीपी वहां से अन्य भागों तक पहुंचा पाएगा? नहीं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ऐसे एटीपी नहीं जाते। फिर पौधे में तो चलो फिर भी है, पौधे से जंतुओं में कैसे जाएंगे? एटीपी खाएगा क्या वो? इसीलिए यहाँ पहले ग्लूकोज बनेगा, ये भोजन है एक तरह का, फिर इस भोजन को जीव खाएंगे और पाचन करेंगे, फिर उसका कैटाबॉलिज्म होगा, श्वसन होगा, फिर विघटन होकर वापस एटीपी बनाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया रहती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप देखिए निर्माणकारी कार्य है, लेकिन निर्माण का ये काम की क्षमता सब में नहीं है, केवल कुछ कोशिका में, हरे भागों में। लेकिन उपयोग, विघटन, ये तो हर कोशिका में हो रहा है, हर जीव में हो रहा है। चाहे कोई भी जीव किसी भी प्रकार का उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, पोषण का कोई तरीका हो, श्वसन तो होना ही होना है। तो आखिर निर्माण करने वाली जगह जरा सी और खर्चा बहुत जगह हो रहा है, तो कैसे मैनेज होता है? आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस श्वसन से लगभग 10 गुना तेज गति से चलता है, 10:1 का रेशो होता है। तो भले फोटोसिंथेसिस कम हिस्सों में होता है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद्य बना देता है, जिससे पूरे पृथ्वी पर उपस्थित सारे जीव, पौधे, जंतु, कवक और भी जो भी है, सबको भोजन मिल जाता है। ये बड़ी यूनिक बात है। ठीक है, पौधों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है हम सभी जानते हैं। ये सब चीजें आपकी इकोलॉजी, न्यूट्रिशन सब में आएगी, पोषण वाला। पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं, तो वो तो अपना कार्बनिक खाद्य खुद ही बना रहे हैं। और फिर क्या पौधे शोषण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पौधों को भी तो दूसरे कामों के लिए ऊर्जा चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस में बने हुए इस कार्बनिक खाद्य का पौधे स्वयं भी उपयोग करते हैं। उसके विभिन्न सारी कोशिकाएं करती हैं निर्माण, भले वो कुछ ही कोशिका में कर रहा हो, लेकिन फिर भी पौधा इतना अच्छी मात्रा में कार्बनिक खाद्य बनाता है कि वो अब उसका खुद का जितना वो उपयोग करना है, उसका करने के बाद भी काफी कार्बनिक खाद्य या कार्बोहाइड्रेट बचा रहता है, जो भोजन के रूप में जंतुओं द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पौधे अपने लिए भी बना रहे और बाकी पूरी जीव जगत के लिए भी भोजन निर्माण कर रहे हैं, तभी तो वो स्वपोषी ऑटोट्रोपिक है। पौधे के बाद में मान लीजिए आ जाते हैं कवक पर। तो कवक होते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स। कवक भोजन खाते नहीं है,
बल्कि जहां भोजन या रखा है कार्बनिक पदार्थ, उसमें अपने बाहर एंजाइम निकाल करके उसका शरीर के बाहर पाचन करते हैं और फिर अवशोषण करते हैं सरल उत्पादों का। तो पाचन का काम है, लेकिन वो बाहर करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है। जबकि जंतु जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जंतु भोजन खाते हैं, पाचन तंत्र शरीर के अंदर है, पचाते हैं सरल उत्पाद। पचाने का मतलब जो जटिल कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, मान लो स्टार्च, ठीक है, तो उसका पाचन करके वो क्या बना देगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से ऊर्जा का काम है श्वसन में होगा। समझ में आई बात। तो अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन सभी जीव अंततः कार्बनिक खाद्य लेते हैं, उसका पाचन करके सरल खाद्य बनाते हैं, फिर उस सरल खाद्य का पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा विघटन करके CO2 H2 बनाते हैं, और जो मुक्त हुई ऊर्जा है उसको ATP के रूप में बना ले लेते हैं और फिर अपने कामों में यूज करते हैं। तो हमें एक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि आखिर कार्य कैसे चल रहा है और ऊर्जा कैसे कैसे आ रही है। समझ में आई बात। तो थोड़ा सा यहाँ NCERT में भी जब आप पढ़ोगे तो शुरू में श्वसन क्या है, पौधे, जंतु, कवक, इन सब के बारे में और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के बात की गई है। कहा गया है वहां पर कि फोटोसिंथेसिस सीमित जगहों पर होता है, लेकिन वो इतनी अच्छी गति से होता है कि वो पूरे सजीव जगत के लिए भोजन बना देता है। और श्वसन जो है हर जीव की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में होगा, और श्वसन से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को हम ATP ऊर्जा के रूप में बनाएंगे और बाकी ऑक्सीकरण कर देंगे। और हर कोशिका अपने अपने ATP का निर्माण स्वयं करती है। आप देखिए बड़ी खास बात है, प्रकाश संश्लेषण कुछ ही कोशिका ने किया, भोजन तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो इतने दानी है कि सबको बांट रहे, ले जाओ ले जाओ। लेकिन ATP निर्माण के मामले में हर कोशिका को स्वतंत्र रखा है कि भैया अपने अपने स्तर पर खुद के ATP बनाओ, कोई किसी से मांगेगा नहीं, कोई किसी को दे नहीं सकता। ATP कोशिका से कोशिका दे नहीं सकते हैं कि कोई एक आलसी कोशिका है, मेरी तो इच्छा नहीं हो रही तो दे दे जरा ATP, पास वाली से ATP ले ले, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप देखिए श्वसन का कार्य, हम कहते हैं साहब बहुकोशिकीय जीव, मानव तक आ गए, श्रम विभाजन हो गया, कार्य के हिसाब से हमारे अंग बन गए, श्रम विभाजन सब कुछ है, लेकिन ATP निर्माण का कार्य कहीं कोई विभाजन नहीं है, कोई श्रम विभाजन नहीं है। क्या हमारे शरीर में कोई एक दो अंग बने हुए हैं जो ही पूरे शरीर के लिए ATP बनाते हो, वही बना बना के सबको भेज रहे हो ना? ये काम हर कोशिका का खुद का है, क्योंकि ऊर्जा मूलभूत आवश्यकता है, उससे बड़ा काम चलेगा नहीं। और कोशिका अपने ATP के लिए तो कम से कम किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहती कि वह मुझे जितने जरूरत है मैं अपने ATP खुद बनाऊंगी, तो वो ग्लूकोज ले लेती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से खुद ही ATP बनाती है। हर कोशिका ATP निर्माण, श्वसन का काम अपने स्तर पर करती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई श्रम विभाजन नहीं है, और इसलिए प्रत्येक जीवित कोशिका में श्वसन होगा और ATP बनेंगे। समझ में आई कुछ बात? ठीक है। और थोड़ा सा हम बातचीत करें श्वसन को लेकर के। अब ये बात तो तय हो गई कि ये कैटाबोलिक कार्य है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, ऊर्जा मुक्त होगी और ATP बनेंगे। अब बात ये आती कि ये विघटन कैसे क्या है। देखिए आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको श्वसन और दहन में अंतर बताया जाता है, कंबंशन और रेस्पिरेशन। आपने मान लीजिए एक लकड़ी जलाई, तो लकड़ी में भी सेल्यूलोज है, स्टार्च है, तो वो भी तो एक तरह से कार्बनिक खाद्य का दहन ही हो रहा है। देखिए दहन में और श्वसन में थोड़ा अंतर है। जब आप किसी को जला के ऊर्जा निकाल रहे हो, कंबंशन दहन जिसको कहते हैं, उसमें जैसे आपने जलाया एक ही साथ सारी ऊर्जा निकल आएगी, एकदम गर्मी आती। और ये ध्यान रखना, अगर आप सारी ऊर्जा एक ही स्टेप में निकाल दोगे तो आप उस ऊर्जा से ज्यादा ATP नहीं बना पाओगे, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। जैसे आप गिलास से पानी पी रहे हैं तो पानी कैसे पीते हैं? थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे थोड़ी करते हैं कि पानी लिया, मुंह खोला, यूं डाल दिया पूरा एक साथ, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत पानी मुंह में जाएगा, बाकी सब बिखर जाएगा। तो अगर आप एक साथ ऊर्जा मुक्त करोगे जैसा कि दहन में होता है, तो वो ऊर्जा काम नहीं आ पाएगी, थोड़ी बहुत ही काम आएगी, बाकी बेकार जाएगी। लेकिन अगर जैसे आप पानी में घूंट घूंट थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं तो सारा पानी पी पाते हैं, कोई वेस्ट नहीं होता। अगर हम ये विघटन का काम धीरे धीरे करें, स्टेप बाय स्टेप करें, हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा निकालें, मल्टी स्टेप में काम करें, न कि सिंगल स्टेप में, तो ये ऊर्जा अच्छे से निकलेगी और हम इस सारे ऊर्जा का ATP में निर्माण में उपयोग कर पाएंगे। हालांकि 100% तो नहीं होता, लेकिन तब भी ATP निर्माण की हमारी क्षमता बहुत अच्छी होगी। और इसीलिए ध्यान रखना, श्वसन में कार्बनिक खाद्य का जो विघटन होता है
वो एक स्टेप में नहीं होता, कई स्टेप में होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि श्वसन में विघटन के दौरान सारी ऊर्जा एक साथ या एक ही स्टेप में मुक्त नहीं होती, वो तो दहन जैसा काम हो जाएगा, ठीक है। बल्कि श्वसन में विघटन कई स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन प्रोसेस होगा, कई स्टेप में होगा, और इससे ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होगी और इस ऊर्जा से हम एटीपी निर्माण की हमारी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे तोड़ा जाता है और थोड़ी थोड़ी ऊर्जा निकाली जाती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना पाए। हालांकि इसमें भी लॉस तो होता है, 100% तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तब भी एक साथ ऊर्जा निकालने की तुलना में ये बेटर है। एनसीईआरटी लिखती है कि साहब स्टेप बाय स्टेप कार्बन स्केलेटन के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़े जाते हैं। एनसीईआरटी की अपनी भाषा है। तो जो कार्बनिक खाद्य उसमें क्या कार्बन की श्रृंखला है, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं एक एक करके तोड़ते हैं उनको, और हर बॉन्ड से जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी बनाते हैं। श्वसन में कार्बनिक यौगिकों के विघटन में एक एक करके बंध तोड़े जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो एक एक करके तोड़े जाते हैं, और ये कार्य तोड़ने का किसकी मदद से होगा, एंजाइम की मदद से होता है, और मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में किया जाता है। तो मेन बात यहाँ ये है कि कार्बनिक खाद्य का हम यहाँ पर विघटन करके ऊर्जा निकाल रहे हैं, जो ना परिभाषा हमने शुरू में पढ़ी। तो यहाँ पर एक बात आती है साहब, कंबंशन या दहन में भी तो यही काम होता है। तो दहन श्वसन से भिन्न कैसे है, तो दहन में सारी ऊर्जा एक ही स्टेप में निकल आती है और हम उससे ज्यादा संचय नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्वसन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई स्टेप में ये ऊर्जा निकलेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे रेस्पिरेशन क्या है उसकी कुछ जनरल बात। अच्छा, अब रेस्पिरेशन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज और, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन एक विघटन का काम है, तोड़ा जा रहा है, विघटन हो रहा है, सही भाषा में बात करें तो कैटाबॉलिज्म है। लेकिन क्योंकि जब आप श्वसन में मान लो ग्लूकोज से शुरू कर रहे हैं तो कई स्टेप में जाकर के तोड़ रहे, एक साथ तो तोड़ नहीं रहे हो क्योंकि हमें ज्यादा एटीपी बनाना है। जब कई स्टेप में तोड़ते हैं तो सीधी सी बात है, जब कई स्टेप में काम होगा तो बहुत सारे मध्यवर्ती उत्पाद भी तो बनेंगे, सीधा ही थोड़ी ग्लूकोज से CO2 H2O बन जाएगा। ग्लूकोज से CO2 H2O बनने में कई स्टेप लगेंगे, और जब मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो कई सारे मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे। अब इसका एक और फायदा, जब कई स्टेप में काम कर रहे हो तो ऊर्जा धीरे धीरे जा रही है तो एटीपी अच्छे बन रहे हैं, ये तो एक फायदा हो ही गया। लेकिन जब आप ये मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हो तो इनमें से कई मध्यवर्ती उत्पाद बड़े उपयोगी हैं, और हम इन मध्यवर्ती उत्पादों से कई और अच्छी चीजें बना सकते हैं। हमारी कोशिका बड़ी स्मार्ट है, और कई बार श्वसन के ये मध्यवर्ती उत्पाद कई और उपयोगी उत्पादों को बनाने में काम भी आते हैं, बनाने में काम आ रहे हैं, संश्लेषण में। अरे भाई, ये तो संश्लेषण यानी कि एनाबॉलिज्म हो गया। जी हाँ, माना कि श्वसन एक विघटनकारी कार्य है, कैटाबॉलिज्म ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ही कई बार निर्माण भी चलता है। आप फिर से समझिए इस चीज को कि श्वसन में कई स्टेप में विघटन होने के कारण मध्यवर्ती उत्पाद भी बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इनमें से कुछ मध्यवर्ती उत्पाद अन्य उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण में काम आते हैं। ये एक प्रकार का संश्लेषण एनाबॉलिज्म का काम है। और जब किसी प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कार्य हो रहे हो तो फिर उसे हम एम्फीबॉलिक कहते हैं। इस चीज को अच्छी तरह, इसलिए वास्तव में श्वसन कैटाबॉलिक ठीक है, लेकिन सही मायने में इसे क्या कहेंगे, एम्फीबॉलिक कहते हैं। और ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है, इनफैक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। एम्फीबॉलिक वो होता है जिसमें कैटाबॉलिक यानी कि विघटन का काम और एनाबॉलिक संश्लेषण का काम दोनों होता हो। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन में कैटाबॉलिज्म भी आ गया और एम्फीबॉलिक भी आ गया, तो क्या करेंगे, सही ढंग से समझ लें। श्वसन वास्तव में एम्फीबॉलिक है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए श्वसन कैसी प्रक्रिया है, और उसमें ऑप्शन में अगर कैटाबॉलिज्म भी है और एम्फीबॉलिज्म भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम्फीबॉलिक। क्योंकि यहां होने वाले इस संश्लेषण को हम दरकिनार नहीं कर सकते, तो एम्फीबॉलिक हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। यदि क्वेश्चन में एम्फीबॉलिक नहीं है तो फिर हम आंसर क्या करेंगे, कैटाबॉलिक। समझ गए, पहली प्राथमिकता किसको देनी है, एम्फीबॉलिक को। एम्फीबॉलिक नहीं है ऑप्शन में तो कैटाबॉलिक कर सकते हो, दोनों भी है तो प्राथमिकता एम्फीबॉलिक की आएगी। इसको जरा समझो, और एम्फीबॉलिक को ढंग से एक एग्जांपल से समझाया मैंने। जैसे देखो, एनाबॉलिक कार्य कैसा होता है, कोई सरल यौगिक के मान लो A, फिर विभिन्न पदों से होता हुआ
एक बड़े जटिल यौगिक में कन्वर्ट हुआ और संश्लेषण हुआ। सरल यौगिकों से एक बड़ा जटिल यौगिक का निर्माण किया। निर्माण यानी एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? उल्टा है कि यहाँ जटिल यौगिक, मान लीजिए कोई जटिल यौगिक है P, अब इसका हम विभिन्न पदों से होते हुए सरल यौगिकों में इसको विघटित कर रहे हैं, जटिल से सरल यौगिक बना रहे हैं, तो ये विघटन हुआ, इसे क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए एम्फीबॉलिक में क्या होता है। एम्फीबॉलिक में क्या है, देखो जैसे एक जटिल यौगिक के मान लीजिए ये P, अब इसके विभिन्न पदों द्वारा हम इसको सरल यौगिक S में इसका विघटन कर रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। लेकिन जब ये बीच का एक मध्यवर्ती Q बना मान लीजिए, तो Q से हम एक और उत्पाद B बना सकते हैं, B से C, C से D बनकर एक उपयोगी उत्पाद बन गया। मैंने इसके मध्यवर्ती उत्पाद Q से एक नया यौगिक बना दिया काम का D, या इसका एक और मध्यवर्ती उत्पाद मान लो R से मैंने ये बना लिया G। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये जो समानांतर लाइन जा रही है, ये मैंने लिखा भी है संश्लेषण हो रहा है, उपयोगी यौगिकों का संश्लेषण इन मध्यवर्ती उत्पादों से। तो विघटन अपनी जगह चल रहा है और मध्यवर्ती उत्पादों से संश्लेषण भी हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों एक साथ, इसी को क्या बोलेंगे हम? एम्फीबॉलिक। आगे बात समझ में। तो श्वसन के मध्यवर्ती उत्पाद और भी काम आते हैं और कई अच्छी चीजें निर्माण में ये काम आ जाती हैं। तो वास्तव में श्वसन जो है केवल कैटाबॉलिक ना होकर इसे क्या बोलना चाहिए हमें? एम्फीबॉलिक। तो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ये बात ज्यादा सही है। एम्फीबॉलिक ना होने पर हम उसे कैटाबॉलिक कह सकते हैं। आगे बात समझ में। ये एक और खास बात है जो श्वसन के नेचर के बारे में हमें ध्यान रखनी है। आज हम श्वसन से रिलेटेड जनरल बातें करेंगे। अब आते हैं अगले पार्ट पर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसनीय क्रियाधार। शुरुआती डिस्कशन में एनसीईआरटी इसकी बात करती है कि आखिर कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा मुक्त होगी और एटीपी बनाएंगे। ये कार्बनिक पदार्थ कौन से? कार्बनिक पदार्थ तो बहुत सारे हैं, तो आखिर कौन से कार्बनिक पदार्थ श्वसन में काम आते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ श्वसन में काम आते हैं उन्हीं को हम श्वसनीय क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे श्वसनीय प्रक्रिया का आरंभ होता है, जो श्वसन की शुरुआत करें, जो कार्बनिक पदार्थ श्वसन में काम आए, वो श्वसनीय क्रियाधार है। ठीक है, ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? साहब ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक एसिड जैसे पदार्थ हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब कार्बनिक पदार्थ है जो श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम आ सकते हैं, लेकिन इनकी भी प्राथमिकता होती है कि आखिर अब इतने सारे हैं तो कौन सबसे पहले काम आता है, किसकी प्राथमिकता पहले रहती है? तो श्वसनीय क्रियाधार का श्वसन में उपयोग होने की प्राथमिकता का क्रम ध्यान रखना है। किस क्रम में ये सबसे पहले कौन? सारी है तो फिर पहले किसको लेंगे, फिर बाद में किसको लेंगे? तो इस तरह से क्रम निर्धारित है। क्रम के अनुसार सबसे पहली प्राथमिकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को ही सबसे मुख्य क्रियाधार माना जा सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली प्राथमिकता। कार्बोहाइड्रेट नहीं है या बहुत कम है तो फिर अगली प्राथमिकता में कौन यूज होगा? वसा, फैट या लिपिड। और जब ये भी बहुत नगण्य रह जाए तो अंतिम विकल्प के तौर पर कौन यूज होगा? प्रोटीन। वैसे तो ये तीन मुख्य हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन तक आने का मतलब हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में, विशेष कोशिकाओं में कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम आ सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं। यह लिखा भी हमने, आवश्यकता होने पर कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, विरल रूप से, इसलिए अलग से लिख देते हैं। इसलिए प्राथमिकता के क्रम में नहीं आ रहे। प्राथमिकता तीन मुख्य पदार्थ है जो हमारे को मिलते हैं। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता पहले क्यों? तो उसका रीजन है, कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता सबसे पहले इसलिए है कि इसका विघटन आसान है। समझ में आई बात? इसका विघटन आसान है, बहुत इजीली टूट जाता है। और कार्बोहाइड्रेट भी तो भांति भांति के होते हैं, शर्कराएं हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये वो। तो कौन सा? आमतौर पर देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे बढ़िया प्राथमिकता रहती है ग्लूकोज की। अगर कोशिका को ग्लूकोज मिल जाए तो बस उसके लिए मजा आ गया। हाँ, अगर कोई और कार्बोहाइड्रेट मिला तो भी वो उसको पहले किस में बदलेंगे? ग्लूकोज में।
फिर ग्लूकोज का उपयोग होता है। हाँ, कभी कभी फ्रक्टोज भी हो सकता है। एनसीईआरटी दोनों का नाम लिखती है, फ्रक्टोज भी चल जाएगा। फ्रक्टोज से भी शुरू कर सकते हैं, ग्लूकोज से भी शुरू कर सकते हैं। 6 कार्बन की हेक्सो शर्करा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट पहली प्राथमिकता रहेगी। उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे इजीली जो उपयोग होता है वो है ग्लूकोज या कभी कभी फ्रक्टोज। अगर कोई और कार्बोहाइड्रेट है तो भी वो इन शर्कराओं में बदला जाएगा और वहीं से फिर ये कार्य शुरू होता है। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम या नगण्य रह जाए तो फिर कोशिका फैट या लिपिड का उपयोग शुरू करती है, और अगर ये भी जब खत्म सा हो जाए या नगण्य हो जाए तो फिर प्रोटीन का उपयोग। प्रोटीन का उपयोग आमतौर पर जिसको कहते हैं स्टार्विंग सेल्स में होता है। स्टार्वेशन का मतलब है भूखमरी, कि जब कोशिका के पास कुछ ना बचे तब है ये प्रोटीन का उपयोग। तो ये तो बहुत, और ये कोई बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का विघटन आसान है, इसलिए सबसे पहले ये यूज होता है, उसमें भी ग्लूकोज। वसा का विघटन आसान नहीं है, इसमें विघटन में टाइम लगता है, जटिल है थोड़ा सा। लेकिन एक बात है कि वसा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, यू कैन से डबल से भी ज्यादा हो सकती है। तो ये ऊर्जा अधिक देते हैं, लेकिन तब भी हम पहली प्राथमिकता कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा भले कम निकलेगी लेकिन आसानी से टूट जाता है, तो हमारे लिए इजी अवेलेबल ये है। अच्छा देखो, कोई जरूरी थोड़ी कि हर काम में बहुत सारी ऊर्जा ही चाहिए। अपने को कई ऐसे काम है जहां जरा जरा सी ऊर्जा चाहिए, और फिर ऐसे में कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग। माना कि इसमें ऊर्जा अधिक निकलेगी लेकिन आपका विघटन भी जटिल है, उतना ही देरी भी लगेगी। ठीक है, हाँ, वसा जो है भंडारण के लिए उपयुक्त है, संचित खाद्य, स्टोर कर सकते। फैट के रूप में हमारे शरीर में भी वसा जम जाता है कि जब कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ऐसी विषम परिस्थिति होगी, तब फिर हम इसको लेंगे। तो ये भंडारण के लिए ठीक है। देखो, भंडारण हमेशा उस मॉलिक्यूल के रूप में होना चाहिए जो ज्यादा ऊर्जा संचित कर सके। आप इसको यूं समझो, आप बाजार में गए, कोई छोटे मोटा सामान खरीदने गए, 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है। अब आपने दुकानदार को 2000 रुपए दे दी कि लो साहब, हो सकता है दुकानदार मना ही कर दे, भैया नहीं दूंगा, कारण कि 10 रुपए की तो चीज ली है, 2000 का नोट दे रहे हो, इतने खुले नहीं है। क्या 2000 में ऊर्जा ज्यादा नहीं है? ज्यादा है ना भैया, 2000 रुपए, लेकिन जरूरत तो 10 की है, हम 2000 चेंज कराने चल रहे हैं, दिक्कत आई। यही समस्या है। कार्बोहाइड्रेट विघटित आसानी से होता है, छोटी छोटी ये जो ऊर्जा, और कम भी ऊर्जा निकलेगी लेकिन काम हमारा फटाफट ही आती है। तो जहां 10 रुपए का काम हो, 10 रुपए में फटाफट हो जाए, ठीक है। लेकिन 2000 देकर के चेंज कराना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन अगर आपको संचय करना है, पैसे जमा करके रखने हैं, तो आप 10-10 की नोट की गड्डियां बना के रखोगे, 2-2 हजार की रखना, 10-10 के तो बोरे भर लोगे, तब भी ज्यादा पैसे नहीं आएंगे। और वहीं 2-2 हजार की गड्डी कम जगह में बहुत सारा संचय हो जाएगा। तो संचय के लिए तो क्या रहा, लिपिड ज्यादा अच्छा है कि जगह कम घेरेगा और संचय ऊर्जा का ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको फटाफट अगर ऊर्जा चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि विघटन आसान है, तो इसका यूज करेंगे। एक्चुअली ये ऊर्जा की जो मात्रा होती है कैलोरिक वैल्यू से निकाली जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, वैसे तो आप ये चीजें केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को अपन थोड़ा सा ध्यान रख लें कि प्रति ग्राम यौगिक से मुक्त हुई ऊर्जा, 1 ग्राम कंपाउंड लेने पर कितनी ऊर्जा निकाली, ये उसकी कैलोरिक वैल्यू होती है। और ये वैल्यू फैट की कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है, वसा की ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट की कम है, करीब करीब डबल होती है वसा की। ठीक है, तो कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से फैट ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन इसका विघटन थोड़ा जटिल है। कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा देता है लेकिन विघटन आसान है, इसलिए पहली प्राथमिकता तो कार्बोहाइड्रेट की रहेगी। हाँ, स्टोरेज हम उसी का करेंगे जो ज्यादा एनर्जी संचित कर सके, इसलिए हम फैट के रूप में स्टोर करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फैट हमारा श्वसन इन्हीं के बीच चलता है। ठीक है, कम खाना खाओगे, कम कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो शरीर का जो वसा है वो काम में आने लगेगा, पतले हो जाते हैं अपन, बट ये चलता रहता है। लेकिन रही बात तीसरी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन दरअसल ऊर्जा देने के उद्देश्य से बनाया ही नहीं गया है। प्रोटीन कोशिकाओं के बिल्डिंग ब्लॉक है, संरचनात्मक कार्य करते हैं, वो तो संरचना बना रहे, विभिन्न कोशिकांग, झिल्ली, ये वो, शरीर के कोशिकाओं के जो भाग बने हैं उसमें निर्माण काम में कौन आ रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन को ऊर्जा देने के लिए तो बनाया ही नहीं,
और फिर भी अगर प्रोटीन को ऊर्जा में यूज करना पड़ रहा है तो भाई हालत बहुत खराब है, न कार्बोहाइड्रेट है न वसा है, तो अंतिम विकल्प है साहब कि जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई वही बात है कि खुद का हाथ काट के खुद ही खा रहे पेट भरने के लिए, ऐसी स्थिति आ गई, तब प्रोटीन यूज होता है। प्रोटीन हमारे आधारभूत संरचना बनाता है। हम घर में बैठे हो, ठंड लग रही है, तो हम क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके लाके जलाते हैं ताकि ऊर्जा मिले और हमें गर्मी मिले। क्या हम ये करते हैं कि अपने घर का दरवाजा खोल के जला देते हैं? दरवाजा, छत लकड़ी की अगर बनी है तो अगर इन्हीं को जला दिया तो थोड़ी देर तो ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन जब दरवाजा और छत ही हटा दी तो फिर तो और ज्यादा ठंड लगेगी ना। तो इसका मतलब प्रोटीन को उपयोग करना ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। प्रोटीन संरचना और निर्माण के लिए रहता है। तो ये तो नौबत आई, इसका मतलब कि आगे के दोनों है ही नहीं और अब कुछ नहीं बचा है, तो जिंदा रहने के लिए आखिरी विकल्प यही है। ऐसी स्थिति में ये काम आएगा। मैंने कहा ना कि भाई अपना ही हाथ काट के खुद ही खा रहे, इतनी भूख लग रही, ये स्थिति। ठीक है, तो 3 अब सबस्ट्रेट है, लेकिन सबसे आसानी से कौन यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी तरह तरह के हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। ठीक, उसके बाद आता है फैट और फिर अंत में प्रोटीन। तो ये हमारे सबस्ट्रेट है तीनों, ये ध्यान रखने, और इसी क्रम में, इसी प्राथमिकता के क्रम में यूज होंगे। कभी कभी कोशिकाओं में ऑर्गेनिक एसिड भी श्वसन में काम आ सकता है, उसको भी सबस्ट्रेट माना जा सकता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो ये हमने सबस्ट्रेट की बात करी। अब देखिए एनसीईआरटी में इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा डिस्कशन और दिया। मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी का पार्ट लाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा विषय। जंतुओं और पौधों को लेकर के एक बड़ी अच्छी तुलना की गई। जब बात श्वसन की हो रही, मैंने शुरू में कहा था श्वसन तंत्र, हम जब जंतु पढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें फेफड़े पढ़ रहे हैं और हवा कैसे अंदर जा रही है और कोशिका तक कैसे पहुंच रही, ये वो। तो ये जो हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं विभिन्न, जैसे किसी में लंग्स है, किसी में गिल्स है, किसी में ट्रेकिया है, जंतुओं ने अलग अलग अंग बना रखे हैं और पूरा एक अंग तंत्र है जो बाहर से वायु को अंदर ला रहा है। ये कहलाता ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना, हम सांस ले रहे हैं। एनसीईआरटी ने प्रश्न पूछा है कि जब श्वसन का कार्य सारे सजीवों और सारी कोशिकाओं में होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन तो लानी ही पड़ेगी ना, मतलब सांस तो लेनी पड़ेगी, ब्रीदिंग करेंगे तभी ना आएगी ऑक्सीजन। और इसीलिए जंतुओं में विभिन्न प्रकार के अंग और उत्तक बने हुए। क्या पौधे भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? प्रश्न पूछा इस तरह से, क्या पौधे सांस लेते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? श्वसन करते हैं? यस। सांस लेते हैं? नहीं। ये बड़ी अजीब बात है। पौधों की बात है, पौधे श्वसन करते हैं, हर कोशिका में करते हैं, श्वसन तो हो रहा है, कोशिकीय श्वसन। लेकिन क्या पौधे जंतुओं की तरह सांस लेके हवा अंदर बाहर करते हैं? नहीं करते साहब, ब्रीदिंग नहीं करते। एक्चुअली जिस तरह की ब्रीदिंग एनिमल में होती है ऐसे पौधों में नहीं होती। ऐसा कोई विशिष्ट अंग भी नहीं बनाया, कोई फेफड़े या कोई गिल्स, कुछ नहीं। पौधों की स्थिति थोड़ी अलग है। जंतु जटिल है, कोशिकाओं में बहुत सारा उपापचय कार्य है, ऊर्जा भी खूब चाहिए और बहुत अंदरूनी भागों तक चाहिए, वहां तक हवा पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बाकायदा परिसंचरण तंत्र और रक्त एक एक कोशिका तक जाएगा उसको ऑक्सीजन को लेके, वहां बड़ी व्यवस्था है। पौधों को इतनी जरूरत नहीं है, पौधों का मामला अलग है, इतना जटिलता नहीं है। पौधे जंतुओं की तरह श्वसन तो करते हैं किंतु वे जंतुओं की तरह सांस नहीं लेते हैं, ब्रीदिंग नहीं करते। और ये बड़ा अच्छा डिस्कशन एनसीईआरटी ने 2 पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है, जंतुओं में ब्रीदिंग के लिए विशिष्ट अंग जैसे फेफड़े, गिल्स, ट्रेकिया ये सब होते हैं, लेकिन पौधों में ऐसे कोई विशिष्ट अंग नहीं होते। पौधे नहीं करते इतना सब कुछ, वहां ऐसा कोई इतना बढ़िया अंग तंत्र नहीं है। अब देखो पौधों में जो गैसीय विनिमय है, पहली बात तो उतनी ज्यादा चाहिए भी नहीं। पौधों के जो भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, उनमें श्वसन बहुत ही कम दर से चलता है। ठीक है, जितना जंतुओं को चाहिए ऊर्जा उतनी नहीं चाहिए पौधों को। जंतु जटिल होते हैं, उनमें जटिलता का स्तर ज्यादा, काम ज्यादा है वहां। ठीक है, पौधों में गैसीय विनिमय या तो स्टोमेटा के थ्रू हो जाएंगे, रंध्र होते हैं पत्तियों में गैसीय विनिमय के लिए। लेंटिसेल्स, वातरंध्र, तने की सतह पर भी छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वातरंध्र होते हैं। या फिर क्यूटिकल और जो सामान्य सतह होती है ना, वहीं से गैसीय विनिमय हो जाता है बस। पत्तियों में उपस्थित रंध्र, तने में उपस्थित छिद्र वातरंध्र, या फिर क्यूटिकल या जनरल जो सतह होती है वहीं से गैसीय आदान प्रदान हो जाता है। कोई विशिष्ट अंग नहीं है, कोई फेफड़े वगैरह नहीं है, ऐसे श्वसनीय अंग नहीं होते। ठीक है, पौधों में श्वसनीय अंग अनुपस्थित होने के 3 कारण एनसीईआरटी ने हमें बताए।
ये जो 3 कारण है ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। मैं उसी चीज को समझा रहा हूं, और क्योंकि ये एनसीईआरटी का भाग है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो क्या पौधे सांस ले रहे हैं? क्या पौधों में इस प्रकार के सांस लेने के लिए विशिष्ट अंग बने हुए हैं? जी नहीं। अब क्यों नहीं है, उसके 3 कारण है। देखिए, सबसे पहली चीज, पौधे में हर भाग को कह रखा भैया अपने अपनी गैसीय विनिमय की व्यवस्था खुद करो। जड़, तना, पत्ती सबको कह रखा है अपना अपना गैसीय विनिमय खुद ही व्यवस्थित करो। पत्तियां ही, रंध्र भी है, सतह भी है, पत्तियां वहीं से कर लेती है अपना काम। तना है तो तने में वात रंध्र वगैरह है, सतह भी है, वहां से काम हो जाता है। जड़ जो है, जड़ भी हमारी मृदा में उपस्थित हवा या ऑक्सीजन को ले लेती है वहीं की वहीं। तो कोई यह विनिमय नहीं है कि पत्ती ने गैस ली और वो तने तक, जड़ तक पहुंचा रही है, ऐसा कोई तंत्र नहीं। गैसीय परिवहन नहीं होता पौधे में। आसपास हो सकता है, इस कोशिका ने ली इससे इसमें दे दी, आसपास थोड़ा बहुत गैसीय विनिमय हो जाता है नगण्य मात्रा में, और वो तो डिफ्यूजन से गैस चली जाती है एक सेल से दूसरे सेल में, उतना हो सकता है। बट लंबी दूरी का गैसीय परिवहन नहीं होता जैसा जंतुओं में होता है, समझना, ठीक है। तो पौधे का प्रत्येक भाग अपने गैसीय विनिमय की स्वयं व्यवस्था करता है। एक भाग से दूसरे भाग में गैसीय परिवहन नगण्य नहीं होगा। आसपास की कोशिकाओं में विसरण से गैसें चली जाए, बाकी लंबी दूरी का गैसीय परिवहन नहीं होता जैसा जंतुओं में होता है। और हर भाग अपने अपने स्तर पर ही गैसीय विनिमय की व्यवस्था करता है, इसलिए भी कोई बहुत जटिल अंग बना नहीं है। दूसरी चीज, पौधों में गैसीय विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं होती। हर भाग अपना अपना गैसीय विनिमय करेगा और ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। पौधे के भाग, जड़, तना, पत्ती जंतुओं की तुलना में बहुत धीमी दर से श्वसन करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं। एक और बात, हाँ, फोटोसिंथेसिस के समय अच्छा खासा भारी मात्रा में गैसीय विनिमय चाहिए। फोटोसिंथेसिस तो 10 गुना ज्यादा तेज गति से चलता है, वहां CO2 ज्यादा चाहिए, वो ऑक्सीजन भी मुक्त कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कर कौन रहा है? हरे भाग, हरा भाग कौन? पत्तियां। पत्तियों में इसीलिए तो रंध्र हैं, तो रंध्र से काम चलता है, ठीक है। जड़ें थोड़ी कर रही है फोटोसिंथेसिस, तो वहां तो बेचारा केवल श्वसन होना है बस। तने में भी इतना नहीं, हरा भाग कभी कभार होते हैं यंग, बाकी तो नहीं होते। पत्तियों में होता है तो पत्तियों में इसके लिए रंध्र होते हैं। तो केवल फोटोसिंथेसिस के समय अच्छी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है और इसके लिए पत्तियों में रंध्र होते हैं, पत्तियों ने व्यवस्था कर रखी, ठीक है। और मजे की बात, फोटोसिंथेसिस से भी तो ऑक्सीजन निकल रही है। पौधा तो भाई उसी फोटोसिंथेसिस से मुक्त हुई ऑक्सीजन से भी श्वसन का काम कर लेता है, तो और कम ऑक्सीजन चाहिए कि बाहर से तो उसको, तो ये पौधा फोटोसिंथेसिस में निकली ऑक्सीजन को भी श्वसन में उपयोग कर लेगा, इसीलिए बाहर से बहुत ज्यादा गैसीय विनिमय नहीं करना पड़ता, इसलिए कोई ऐसे फेफड़े वेफड़े बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज को कारण बताया कि पौधों में ज्यादातर सजीव कोशिकाएं जो है वो सतह पर ही है और वातावरण के संपर्क में। आप कहोगे ऐसा कैसे साहब, इतना मोटा तना है, अंदर की कोशिका कहां से वातावरण के संपर्क में? तो आपको याद होना चाहिए, तने में जो जीवित भाग है, तने की जो छाल होती है ना, बार्क, बस उसके ठीक पीछे होता है जहां ये वातरंध्र खुले रहते हैं। और जो बाकी का अंदर का भाग है ना तने का, वो तो सारा मृत होता है, जाइलम लकड़ी होती है, काष्ठ मृत होती है, वो तो वहां का श्वसन करना ही नहीं। तो जो जीवित कोशिका है वो सतह पर ही है, पत्तियां का भी सतह ही है, तो ज्यादातर सारी जीवित कोशिकाएं सतह के आसपास ही, तो वो यूं ही हवा से गैसीय विनिमय हो जाता है, ठीक है। तो सजीव कोशिकाएं सतह के पास ही होती है और सामान्य सतह से विनिमय हो जाता है। गहराई में स्थित कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जड़, तना, पत्तियों में अंतर कोशिकीय अवकाश भी है, पत्तियों में भी है, तने में भी होते हैं और जड़ों में भी। कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, तो जैसे मान लीजिए सामान्य सतह से ऑक्सीजन गैस अंदर आई, ऑक्सीजन आई, तो वो उस अवकाश में है, तो आसपास की सारी कोशिकाएं ले लेती खुद से, सामान्य सतह से काम हो जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश होने की वजह से गैस वैसे ही विसरित हो जाती है, कोई विशिष्ट यहाँ पर अंग नहीं चाहिए, न परिसंचरण के लिए न श्वसन के लिए। तो पौधे जंतुओं की तरह सांस नहीं लेते, लेकिन वो हर कोशिका में श्वसन जरूर करते हैं जंतुओं की तरह, हालांकि धीमी दर से करते हैं। और पौधों को ये विशिष्ट अंगों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? 3 कारण एनसीईआरटी कहती है। पहला कारण, हर पौधे का हर भाग अपने गैसीय विनिमय की खुद व्यवस्था करता है, पौधे में लंबी दूरी का गैसीय परिवहन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, पौधे के अंदर बहुत ज्यादा दर से श्वसन वैसे भी नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस बल्कि ज्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस के गैसीय विनिमय के लिए रंध्र है और फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन ही श्वसन में काम आ जाती है। तीसरी चीज,
पौधे में जीवित भाग ज्यादातर सतह के आसपास ही होता है और उनमें अंतरकोशी के अवकाश भी होते हैं, तो सतह से ही गैसीय ऑक्सीजन ले ली जाती है और अंतरकोशी के अवकाश में ये गैस ऐसे कोशिकाओं के बीच में विसरित हो जाती है। कोई बड़ा परिसंचरण तंत्र नहीं चाहिए। तो इन 3 कारणों की वजह से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में कि पौधे श्वसन या ब्रीदिंग नहीं करते, ठीक है, उनमें कोई ऐसे विशिष्ट अंग नहीं है। आई बात समझ में? ये मैंने एनसीईआरटी का एक भाग थोड़ा सा डिस्कस किया कि पौधे आखिर ब्रीदिंग क्यों नहीं करते। अब हम आते हैं श्वसन के प्रकार पर। श्वसन के प्रकार को अलग अलग तरह से बांटा जा सकता है। श्वसन, श्वसनीय क्रियाधार, क्रियाधार के आधार पर श्वसन को 2 भागों में बांटे। कौन सा पदार्थ श्वसन में काम आ रहा है, क्रियाधार के आधार पर। हमने कहा था 3 क्रियाधार मुख्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसी के आधार पर बांटे। जब श्वसन में कार्बोहाइड्रेट या वसा काम आ रहा है तो इनको तो बनाया इसी काम के लिए गया है, और यही अगर काम आ रहे हैं तो सामान्य श्वसन है, और अगर प्रोटीन काम में लिया मतलब ये सामान्य नहीं है भैया। इसलिए 2 भाग किए गए। श्वसन 2 प्रकार का है। एक होता है प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ये वो श्वसन है जो सामान्य प्रकार का श्वसन है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा क्रियाधार के रूप में काम आएंगे। और पौधा जो संचित खाद्य रखता है, भोजन संचय किस लिए करते हैं कि बाद में ऊर्जा काम आएगी, तो संचित खाद्य का उपयोग, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपयोग मेनली यही होता है। और यदि दूसरा प्रकार है प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य श्वसन। जीव द्रव्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीव द्रव्य के मुख्य भाग प्रोटीन से बना है, और इसमें ये सामान्य नहीं होता है, इसमें प्रोटीन क्रियाधार के रूप में काम आएगा। और ये कोई संचित खाद्य नहीं है। सेल में जब कोई संचित खाद्य न बचे, कोई कार्बोहाइड्रेट वसा कुछ भी नहीं रही, तब प्रोटीन काम आता है। और फिर उस श्वसन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, जो आमतौर पर कोशिकाओं के लिए हानिकारक माना जा सकता है, क्योंकि इससे तो कोशिका का प्रोटीन नष्ट हो रहा है, जो कि एक संरचनात्मक भाग है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसमें कोई संचित, ये कब हो रहा है, जब संचित खाद्य नहीं है, कार्बोहाइड्रेट वसा और भी कोई संचित खाद्य नहीं है, तब प्रोटीन काम में ले रहे हैं, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा काम में ले रहे हैं या और कोई संचित खाद्य, तो वो क्या है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। अच्छा, अब आप एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि कुछ पौधे संचित खाद्य प्रोटीन के रूप में रखते हैं, जैसे कि हमारी दालें, दालों के बीज में प्रोटीन संचय होता है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, ये जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, ये संचित वाला नहीं है, संरचनात्मक प्रोटीन है जिसको काम में लेना पड़ रहा है। अगर किसी पौधे ने भोजन संचय प्रोटीन के रूप में कर रखा है, तो वो प्रोटीन संरचनात्मक नहीं है, उसको तो रखा ही इसीलिए कि भैया काम में ले लेंगे। तो अगर जैसे कि दालों में संचित प्रोटीन अगर श्वसन में काम आ रहा है, तो वो भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आता है। ये मैंने लिखा है, संचित खाद्य के रूप में उपस्थित प्रोटीन का श्वसन में उपयोग होना फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इसीलिए मैं कहेगा संचित खाद्य, संचित खाद्य इसीलिए तो रख रहे, ठीक है। ये प्रोटीन अलग है, बाकी जो संरचनात्मक प्रोटीन और इस तरह का जो प्रोटीन है वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब एक सवाल यह है कि भाई फ्लोटिंग क्यों नाम दिया है। फ्लोटिंग का मतलब तो जैसे तैरना होता है या यूं कहे प्लावी। देखिए एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब कोई तैरना नहीं है। एक्चुअल में यहाँ श्वसन कार्बोहाइड्रेट और वसा के बीच में फ्लोट होता रहता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट ये कम हो गया तो श्वसन, वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, इनके बीच में ये झूलता रहता है। तो कोई वाकई में झूला नहीं है, ये फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट बस यही काम आते रहते हैं, इनके बीच में श्वसन फ्लोट होता है संचित खाद्य, ठीक है। इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर प्रोटीन संचय है जैसा कि दालों में है तो वो भी फ्लोटिंग में जाएगा, और बाकी प्रोटीन अगर जो संचित खाद्य के रूप में नहीं है वो प्रोटीन काम आ रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। नाम याद रखिएगा और कोई बड़ी विशेष बात नहीं। हाँ, ये तो श्वसन के 2 प्रकार हुए क्रियाधार के आधार पर। बट हमने देखा कि श्वसन में हम बार बार कह रहे हैं कि साहब विघटन हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ श्वसन ऐसा भी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं ली जाती, ऑक्सीजन अनुपस्थित, उपलब्ध नहीं है, नहीं ली जाती, तब भी विघटन होता है। हालांकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन मुश्किल है, अच्छे से नहीं होगा, लेकिन होता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, अनुपलब्धता या श्वसन में ऑक्सीजन के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर 2 प्रकार का श्वसन है। श्वसन के उपयोग, ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का है, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन
अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। जब ऑक्सीजन का उपयोग करोगे तो क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2H2O बनेगा, अच्छी खासी ऊर्जा निकलेगी, अधिक ATP बनेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा जब ऑक्सीजन है तो। लेकिन यहां क्रियाधार का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, इससे या तो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड जैसे उत्पाद बनेंगे, ATP भी कम बनेंगे क्योंकि ऊर्जा कम निकलती है। लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा, देखो एरोबिक का प्रोसेस लंबा है, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी लेकिन लंबा प्रोसेस, ये फटाफट हो जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है, तो अवायवीय श्वसन भी हो जाता है। इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, कम ATP मिलेंगे, लेकिन एक बार को फटाफट हो जाता है। इसमें समय लगता है लेकिन ऑक्सीकरण पूर्ण होगा, ऑक्सीजन ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। दोनों तरह का श्वसन हमारे चैप्टर में आगे डिटेल में दिया है, तो वहां पढ़ें। प्रकृति में दोनों तरह के जीव मिलते हैं। अच्छा, जीवों का नाम जो वायवीय श्वसन करते हैं, इन जीवों को हम संक्षिप्त में एरोब्स कहते हैं, एरोब्स या एरोबिक जीव कहते हैं। और जो अवायवीय श्वसन करते हैं ये जीव क्या कहलाएंगे? एनेरोब्स, एनेरोब्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये वैसे तो आप और भी चैप्टर में पढ़ते हैं, पौधों में या जंतुओं में, जीवों में वो श्वसन, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायवीय श्वसन ही कर पाते हैं, वो अवायवीय कर ही नहीं सकते, मर जाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो अवायवीय श्वसन ही कर सकते हैं, वो वायवीय कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वायवीय हैं, लेकिन मान लो किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से अवायवीय कर लेते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो अवायवीय करते हैं, लेकिन मान लो ऑक्सीजन मिल गई तो चलो थोड़ी देर के लिए वायवीय भी कर लेंगे, उनमें विकल्प होता है। इसीलिए आप देखो इन दोनों जीवों को हम क्या कहते हैं? अविकल्पी, विकल्पी, इस तरह से बांटा जाता है, अविकल्पी एवं विकल्पी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्लिगेट, और ये होते हैं फैकल्टेटिव। इनमें भी होगा, एनाएरोब में भी फैकल्टेटिव, विकल्पी और ऑब्लिगेट, अविकल्पी। ठीक है, तो इनमें आप देखिएगा, ये वैसे इस चैप्टर का भाग इतना नहीं है, फिर भी अब जब ये शब्द आए तो बता दूं, जो अविकल्पी एरोब्स हैं वो तो ध्यान रखिएगा केवल एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ये एनाएरोबिक नहीं कर सकते। और जो ऑब्लिगेट एनाएरोब्स हैं वो केवल एनाएरोबिक ही कर पाएंगे, केवल एनाएरोबिक। तो ये देखिए अविकल्पी है, इनमें विकल्पी नहीं है इनके पास। ठीक है, लेकिन जो वैकल्पी होते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है, इनको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये जो फैकल्टेटिव है, जो ये विकल्पी है, इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। फैकल्टेटिव एरोब्स क्या मतलब हुआ? विकल्पी वायवीय जीव, फैकल्टेटिव एनाएरोब विकल्पी अवायवीय। अब देखो इसमें होता उल्टा, जो फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं ये क्या है? ये वास्तव में एरोबिक है, बट कभी कभी एनाएरोबिक हो जाते हैं। विकल्पी तौर पर ये एनाएरोबिक होते हैं, समझे? और फैकल्टेटिव जो है ये वास्तव में एनाएरोब्स है, कभी कभी एरोबिक हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये लिख इस तरह से दिया मैंने, बट आप तो ये ध्यान रखना, जब फैकल्टेटिव एनाएरोब बोल रहा है, विकल्पी अवायवीय जीव, मतलब वो अवायवीय विकल्पी है, मेनली वो क्या है? वायवीय। और ऐसे जो फैकल्टेटिव एरोबिक है, इसका मतलब वो कभी कभी एरोबिक है विकल्प के तौर पर, बाकी वो क्या है? एनाएरोबिक, उल्टे चलते हैं।
ये चीजें वैसे अपने इस चैप्टर की नहीं है, वो तो जीव का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया कि जो जीव वायवीय श्वसन करते हैं वो एरोबिक, जो अवायवीय श्वसन करते हैं एनएरोबिक। दोनों ही कैटेगरी में कुछ जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल अविकल्पी हैं, जो सिर्फ वायवीय करेंगे, जो सिर्फ अवायवीय करेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायवीय हैं लेकिन कभी कभी अवायवीय कर लेते हैं, उनको हम फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहेंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो अवायवीय हैं लेकिन कभी कभी वायवीय श्वसन कर लेते हैं, उनको फैकल्टेटिव एरोबिक कहेंगे। ये जीवों का नाम दे दिया जाता है इनके श्वसन के आधार पर। बाकी ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर श्वसन दो तरह का होगा, अवायवीय, वायवीय। इनका पूरा मैकेनिज्म डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें और आती हैं। एक तो ये जैसे हमने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीकरण कर रहे हैं। वैसे एक रासायन केमिस्ट्री के आधार पर एक सवाल आ जाता है कि भाई ऑक्सीजन ही क्यों? क्या कोई और चीज नहीं है जो ऑक्सीडेशन कर सकती है? ऑक्सीकरण करने के लिए और भी तो चीजें हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन का उपयोग क्यों होता है और ऑक्सीजन से पूर्ण ऑक्सीकरण अच्छे से क्यों हो पा रहा है? तो उसका कारण केमिस्ट्री में हमें मिलता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, हाई, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की उच्च क्षमता होती है, और इसीलिए ये ऑक्सीडेशन में काम आती है और इसी कारण से श्वसन उपयोग होती है और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण भी कर पाती है। ये केमिस्ट्री का छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि ऑक्सीजन यूज करने के पीछे कारण है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी दो छोटे छोटे क्वेश्चन और आते हैं कई बार कि भाई सबसे कॉमन श्वसनीय क्रियाधार कौन सा है? तो सबसे कॉमन श्वसनीय क्रियाधार ग्लूकोज। जैसे मैंने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट में भी कौन? ग्लूकोज, जो आराम से ब्रेक हो जाता है तुरंत फटाफट। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है, कोशिका का इमीडिएट स्रोत, तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी? तो ग्लूकोज भी नहीं जाता, उसमें आंसर फिर क्या जाता है? एटीपी। एटीपी को तोड़ा और ये लो ऊर्जा ग्लूकोज से भी मिलती है, लेकिन ग्लूकोज का विघटन है मल्टी स्टेप विघटन, कई स्टेप में टूटेगा और फिर वो बना क्या रहा है? एटीपी। और एटीपी जो होता है वो एक ही स्टेप में फास्फेट टूटा और ऊर्जा निकली। तो क्रियाधार के रूप में पूछे कि सबसे कॉमन क्रियाधार कौन सा है? ग्लूकोज। लेकिन ऊर्जा का इमीडिएट स्रोत कौन है? एटीपी। वो एक ही स्टेप में ऊर्जा निकाल देगा आपके लिए, तुरंत रिएक्शन में ऊर्जा चाहिए, थोड़ा निकल ली। ग्लूकोज भी तो एटीपी तो बना रहा है अल्टीमेटली, फिर इसको हम यूज करते हैं वो इमीडिएट सोर्स है। ठीक है, तो मैंने ये श्वसन के आपके कुछ जनरल बातें आज करी कि श्वसन क्या होता है, पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है, पौधे क्यों सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे क्या है, और श्वसनीय क्रियाधार क्या होते हैं, श्वसन के विभिन्न प्रकार। हमने जनरल बातें करी है रेस्पिरेशन को लेकर के। अब हम रेस्पिरेशन के अगले भाग में आएंगे जहां हम मैकेनिज्म शुरू करेंगे इसका। थैंक यू।